अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब, और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अपना तो ख्याल रख ही रहे होते हैं हम लोग, लेकिन अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनका ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है, और साथ ही साथ अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना भी बेहद ज़रूरी है। और आज आपको पता है कि वीकेंड का शो है, और वीकेंड के शो में हम लोग ज़्यादातर लाइटर नोट पे, लाइटर टॉपिक्स पर बात करते हैं, ताकि आपका जो वीकेंड है वो भरपूर अंदाज से आप लोग गुजार सके, ज़्यादा हैवी चीज़ें ना हों, और इजीली आपका जो एक दिन छुट्टी का गुजरे वो अच्छा गुजरे। और हमारी भी यही कोशिश होती है कि आज आपसे इस तरह के टैलेंटेड लोगों से मुलाकात करवाई जाए, जो आपको पता चले कि जनाब पाकिस्तान का नाम किस तरह रोशन कर रहे हैं। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे और जनाब कुछ बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्योंकि जदीद दौर है और जदीद दौर के जदीद तकाज़े भी होते हैं, और जिनको अडॉप्ट करना मेरे ख्याल से बेहद ज़रूरी होता है। कि अब डेटा साइंसेस की बात हो रही होती है, 3D आर्टिस्ट की बात हो रही होती है, AI की बात हो रही है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, रोबोटिक्स, और इसके अलावा मज़ीद ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिनको अगर हम लोग जिनसे आशना नहीं होंगे, जिनको अडॉप्ट नहीं करेंगे, जिनको सीखेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से हम उस तरह तरक्की नहीं कर पाएंगे जिस तरह हमारे जो हमसाए मुल्क हैं वो तरक्की कर रहे हैं। तो आज हमने इस तरह ही एक ऐसे दो टैलेंटेड बहनें हैं जिनसे आपकी हमने मुलाकात करानी है, जो ख़ुद तो सीख रही हैं और पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रही हैं। एक 3D आर्टिस्ट हैं जिन्हें यंगेस्ट 3D आर्टिस्ट का एजाज़ आप कह सकते हैं कि उन्हें हासिल है, जो कि 12 साल की हैं। जमाइमा उनका नाम है, और उनकी बहन है नूर फातिमा जो कि 13 साल की हैं, वो डेटा साइंटिस्ट हैं। तो आज हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये फील्ड है क्या, किस तरह इंटरेस्ट शो किया जा सकता है, और आगे जाने के लिए क्या क्या उनके गोल्स हैं। जमाइमा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और नूर फातिमा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप दोनों? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाश्ता नहीं करके आई? करके आए तो इजी, मतलब आज हमारा वीकेंड का शो है, ज़रा थोड़ा सा एनर्जेटिक होना चाहिए। अच्छा, तो कैसे स्टार्ट किया, थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं। नूर फातिमा आप ही बताएं, किस तरह इंटरेस्ट हुआ कि डेटा साइंटिस्ट की तरफ मैंने जाना है, डेटा साइंसेस पढ़नी है? अच्छा, पहले तो मेरी जो रोल मॉडल थी वो अरफा करीम थी। हाँ। उनको हम दोनों बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। तो उसके बाद मैंने अपने फादर से मेरे फादर से बात की कि मेरा मैथ्स में बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्ट है, और मेरे फादर को भी पता था इस बारे में। तो उन्होंने मेरा एप्टीट्यूड देखते हुए मुझे प्रोग्रामिंग सीखने का मशवरा दिया, और उसके बाद मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की। सो अब मुझे 1 ईयर हो गया, और आई एम ए डेटा साइंटिस्ट राइट नाउ, और मैं अभी भी पढ़ रही हूँ डेटा साइंस के बारे में। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आप जमाइमा बताएं, आप तो मुझे लग नहीं रही कि आप इतनी थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड, मुझे लग रहा है बहुत नॉटी हैं आप। ये मैं नूर फातिमा से पूछूंगी कि आप कैसी है। अच्छा, पहले मुझे बताइए कैसे 3D आर्टिस्ट बनने का किस तरह इंटरेस्ट पैदा हुआ? मैंने जब सबसे पहले टॉय स्टोरी की मूवी देखी थी ना, मुझे उसमें डिफरेंस नहीं पता लग रहा था कि वो रियल है या फेक है। मतलब कि वो इतने रियल टॉयज लग रहे थे, हाँ। मतलब वो मूव कर रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा शक हुआ कि मैंने कहा ये रियल लग रहा है मुझे। तो मैं अपनी आईज नहीं ब्लिंक कर पा रही थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये फेक हैं। मैंने अपने पापा से डिस्कस किया कि पापा ये किस तरह बनते हैं। और मेरा आर्ट की तरफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था, मैं स्केचेस भी बहुत ज़्यादा बनाती थी। तो मेरे पापा ने मेरा एप्टीट्यूड देखते हुए मुझे 3D आर्ट प्रेफर किया। ठीक है, और आप कब से कर रहे हो ये 3D आर्ट? 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। अच्छा, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स हो गए आपको ये करते हुए। तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ बनाई थी जब पापा ने आपको चीज़ें प्रोवाइड की 3D आर्ट की और जो भी चीज़ें थी? मैंने एक डोनट बनाया था 3D में। अच्छा, वाह जी वाह। और कैसा बना था वो? परफेक्ट बन गया था या उसमें फिर प्रैक्टिस करनी पड़ी थी? प्रैक्टिस तो करनी पड़ी थी जाहिर है, लेकिन ना परफेक्ट भी बन गया था वो एंड पे। 1 डे में, मतलब कि वो बिल्कुल परफेक्ट बन गया था। वाह जी वाह। अच्छा, सबसे पहले तो जो हमारे देखने वाले हैं, जो आप जितनी जो एज के बच्चे हमें देख रहे हैं, उन्हें बताइए कि 3D आर्ट है क्या? वो टॉय स्टोरी की तो आपने हमें सुनाई है कि उसमें टॉयज़ किस तरह, हम भी वो देखते थे बचपन में, तो हमें लगता था पता नहीं कैसे हमारे पास भी टॉयज़ हैं, ये भी किसी दिन बोलना शुरू हो जाएंगे, चलना शुरू हो जाएंगे, कैसे होगा? तो क्या है 3D आर्ट है क्या? जैसे कि अगर आपको कभी भी कोई बिल्डिंग जैसे कि बन रही होती है पहले, ट्रू, तो उसका जो एड चल रहा होता है ना, सोसाइटी का एड जो हम चलवाते हैं, वो 3D में पहले हम उसका प्रोप्टीट्यूड बनाते हैं।
और उसमें हम उसकी पूरी फैसिलिटीज़ बताते हैं कि आपको यहाँ यहाँ ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बेनिफिट्स ये होंगे, उधर क्लीननेस का इतना ख्याल रखा जाएगा, सब कुछ हम लोग बताते हैं ताकि देखने वाले को इजी लगे, मतलब कि उसे फील होए कि ये रियल है और मुझे ये फैसिलिटीज मिलेंगी तो मुझे यहाँ पर देखना चाहिए अपने लिए। मतलब कि वो अपने बच्चों के लिए आगे प्लॉट वगैरह खरीदते हैं और जैसे कि कोई कार वगैरह बनती है सबसे पहले तो वो 3D में उसका पहले प्रोटोटाइप बनता है और फिर वो उसके हर पार्ट को अलग अलग डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह उन्होंने बनाना है, ये किस तरह से उसकी शेप किस तरह होगी, वो इधर क्या डिज़ाइन होगा, इधर साइड मिरर होगा, इधर होगा, अंदर स्टीयरिंग का वो होता है कि वो स्टीयरिंग कहाँ पर लगी होगी, सारे डिज़ाइन पहले वो 3D में बनवाते हैं एंड देन फिर उसे प्रिंट करते हैं। अगर 3D में प्रिंट करते हैं और अगर आपको कोई टॉय वगैरह बनाना होता है सबसे पहले हम उसे भी 3D में बनाते हैं। जैसे हम उसे किस तरह डिज़ाइन करेंगे और अगर उसका कमर्शियल भी चलता है, फिर अक्सर टॉयज का डोल्स का कमर्शियल भी होता है, फिर उसमें वो दिखाते हैं, उसकी क्वालिटी दिखाते हैं कि वो किस तरह की है, वो सब 3D में बनता है। और अगर हम लोग रियल में देखा जाए, अगर ये रियल में बनेगा तो हमें इसका बजट तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हमें एक आर्टिस्ट चाहिए होता है फोटोग्राफी के लिए एंड देन फिर हमें एक पूरा उसका बैकग्राउंड चाहिए होता है, पूरा सीन चाहिए होता है और अच्छा कैमरा चाहिए होता है, हाई रेजोल्यूटेड होना चाहिए वो, और इस तरह तो बजट काफ़ी आगे चला जाता है। जो मेरा सिस्टम है ना वो इतने रिसोर्सेज नहीं लेता, मतलब कि वो इतना बजट नहीं लेता। उसमें बस हमें बनाना होता है उसे 3D में और फिर उसे रेंडर कर देना होता है। उसे रेंडर कर देना होता है, वो बिल्कुल रियल लगता है। रियल ही लगता है। वाह जी वाह, क्या बात है, इस पर भी मजीद बात करूंगी। अच्छा नूर फातिमा, आप मुझे बताइए डेटा साइंसेस क्या है, इसमें मजीद क्या क्या आप करना चाह रही हैं इसके अंदर आगे जाकर? अच्छा, तो सबसे पहली बात कि डेटा साइंस से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक कि हम लोग डेटा को एनालाइज करके उससे कुछ नया सीखते हैं। लाइक अगर आप मुझे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है और मुझे कुछ पिछले ईयर्स का डेटा सेट मिल जाए, सो उनमें 5 फैक्टर्स मुझे मिलेंगे कि कार प्रोडक्शन, इंडस्ट्री ग्रोथ वगैरह, प्लांट्स कितने कट किए गए, प्लांट्स कितने ग्रो किए गए, कितने फॉरेस्ट को बर्न किया गया वगैरह वगैरह। सो इससे मैं आपको ये बता दूंगी कि इनमें मेन रीज़न क्या है ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से क्योंकि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा कट किया जा रहा है और बर्न किया जा रहा है सोसाइटीज़ के लिए या पेपर बनाने के लिए, तो इसलिए मैं आपको बता दूंगी कि हाउसिंग सोसाइटीज़ ज़्यादा हो रही हैं या पेपर वर्क हम ज़्यादा बना रहे हैं, तो उसको हम लोग रिड्यूस करके तो ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर सकते हैं। और सेकंड, जो लोग समझते हैं कि सिर्फ इसको एक्सेल के साथ कंपेयर किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये और भी बहुत सारे काम करती है। लाइक इफ़ यू ओपन एनी वेबसाइट इन ब्राउज़र, सो वो आपकी लाइकिंग को पीछे स्टोर करके देन इट विल शो। अगर आप यूट्यूब खोलेंगे, फेसबुक या इंस्टा खोलेंगे तो आपको उसमें भी वही नजर आएंगे स्नीकर्स, इफ आई सर्च फॉर देम। तो इस तरह लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने डेटा को प्रोसेस करके जो हमें बैकएंड पे चीज़ नहीं नजर आ रही होती यूज़र को, उस चीज़ को कहते हैं डेटा साइंस, और वो मैं करती हूँ। ठीक है, तो मतलब इसको सीखा कैसे आपने, कहाँ से, किसी इंस्टीट्यूट से सीखा या खुद से ही सेल्फ लर्निंग की इसके लिए? मैंने सेल्फ लर्निंग भी की है और यूट्यूब से भी सीखा है। इंस्टीट्यूट तो ऐसे होता है ना, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं होता। अच्छा। मैं तो लाइक मेरी एक छोटी है जो वहाँ पे लोग आते हैं, उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड होते हैं लाइक BS CS वगैरह। अच्छा। सो या फिर ऑलरेडी दे हैव अ डिग्री। सो मेरे लिए ये मुश्किल था, तो वो बेसिक से नहीं पढ़ाते, इसलिए मैंने यूट्यूब से सीखा। और मेरे फादर ने मेरी बहुत हेल्प की और फिर मैंने खुद सेल्फ लर्निंग, मतलब कि सबका मिक्सचर करके ही आज मैं यहाँ तक पहुँची। वाह जी वाह, क्या बात है। और आपने भी सेल्फ लर्निंग के साथ ही यूट्यूब से सीखा? यूट्यूब से सीखा था। और सेल्फ लर्निंग कितनी देर करती थी? मैं पूरा दिन ही तकरीबन लग जाता था, लाइट भी काफ़ी जाती थी तो अभी भी लाइट का बहुत मसला है। तो मैं पढ़ लेती हूँ उतनी देर तक, या तो स्केचेस बना लेती हूँ या तो मम्मा की हेल्प कर देती हूँ। तो साथ क्या पढ़ रहे हो आप? साथ में स्टडी करती हूँ, स्कूल की स्टडी करती हूँ। ठीक है, कौन सी क्लास में? मैं 7th में। 7th में है। और आप नूर फातिमा? 8th में आप, और साथ साथ स्टडीज भी करी और साथ साथ ये चीज़ें भी साथ ही साथ कर रही हैं। हम अपने क्लास के, मैं ये अपनी क्लास की टॉपर थी और मैं अपने स्कूल की टॉपर थी। सो इसलिए अब हमें सिर्फ 2 to 3 आवर्स ही देने पड़ते हैं और हमें समझ आ जाता है सारा, और इसके बाद हम सारी अपनी टाइम स्किल डेवलपमेंट में लगाते हैं। तो मतलब अभी आपके इर्द गिर्द जो आपके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल में या कजन्स होंगे, वो भी कहते होंगे कि हमें भी सिखा दो ये, कि नहीं फ्रेंड्स वगैरह और कजन्स वगैरह का तो इतना इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, लेकिन जमाइमा भी टीच कर रही हैं बच्चों को ज़ूम पे। जी।
वाओ, इतनी छोटी सी उम्र में आप बच्चों को टीच करना शुरू हो गई। ये कब से शुरू किया आपने, स्टार्ट कब किया? ये 3 मंथ्स हो गए हैं मुझे। हाँ। तो मैं उनको क्लासेस भी दे देती हूँ। जब हमारी लाइट गई होती है ना, हाँ। उनकी उधर तो कुछ और ही सिस्टम हाँ, होता हाँ। होगा, उनकी तो आ रही होती है, तो मैं उनको भी क्लासेस दे देती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है किसी को और भी ये स्किल सिखाने में। और मेरा भी ये एम है कि मैं अपनी तरह और भी बच्चों को अपने मुल्क का नाम रोशन करता हुआ देखूँ। दैट्स गुड। तो कितने बच्चे हैं आपके पास, कितने बच्चों की टीचर है आप जुमाइमा? 4 स्टूडेंट्स हैं। 4 स्टूडेंट्स हैं जुमाइमा के पास इस वक्त बाजी। अच्छा, तो जुमाइमा अभी तक आपने, मतलब आपको 1 ईयर एंड 3 मंथ्स हो गए ना ये 3D आर्ट करते हुए, तो कितने आर्ट अभी तक आप बना चुकी हैं टोटल, याद है कुछ? जी, कितने? 300। और उसमें क्या क्या बनाया आपने? एक तो डोनट्स आपने बताया कि आपने फर्स्ट पे वो बनाया था, उसके बाद क्या क्या बना चुकी? उसमें मैं हार्ड सरफेस मॉडलिंग कर लेती हूँ। अच्छा। यानी कि जो गेमिंग के पुराने करेक्टर्स होते थे ना, गेमिंग के मुश्किल से, जैसे एक कार वगैरह होती है, हाँ। मैंने वो वैसे भी बनाए हैं करेक्टर्स। और मैं डॉल्स वगैरह भी बना लेती हूँ। और भी काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, जैसे इन्वायरमेंटल बनाई हैं। 3D इन्वायरमेंट नहीं होता, किसी भी मूवी में होता है, किसी भी हॉरर मूवी होती है, अच्छा, उसमें जो जी। पीछे का इन्वायरमेंट होता है ना, वो 3D भी होता है अक्सर। चले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि हॉरर मूवी का जितना भी सारा जो चीज़ें बनाई जाती है वो भी जुमाइमा से बात करेंगे। अब कि हम मुलाकात करवा रहे थे 2 यंगेस्ट ऐसी बच्चियों से जो कि एक डेटा साइंटिस्ट है और एक 3D आर्टिस्ट है, तो उनसे हम बात कर रहे थे, मज़ीद भी उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, और नूर फातिमा, आप इंटर्नशिप भी कर रही हैं, किस चीज़ की इंटर्नशिप कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं? अच्छा, मैं इटली में एक AI बेस्ड कंपनी पे इंटर्नशिप कर रही हूँ। कोर्स डिज़ाइनिंग वगैरह और ब्लॉग राइटिंग करवाते हैं मेरे में, और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं हम वहाँ पे। और अभी इस टाइम मैं यही कर रही हूँ, ठीक और है। लर्निंग फेज़ में भी हूँ मैं अभी। अच्छा, और आप भी कुछ कर रही हैं? क्या जी, कर मैं रही हैं? फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। फ्रीलांसिंग कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं, पाकिस्तान में या बाहर कहीं कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं? पाकिस्तान में ऑनलाइन ही करती हूँ, फाइवर पे करती हूँ, अपनी गिग अच्छा। बनाई हुई है मैंने। अच्छा। तो उधर से मुझे ऑर्डर्स आते रहते हैं। अच्छा, कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं आपको? मुझे 5 to 6 आ जाते हैं। पर डे? जी, वाओ, तो मतलब क्या लोग क्या डिमांड करते हैं ज़्यादातर, किस चीज़ की ज़्यादातर वो करेक्टर्स बनवाते हैं मुझसे, 3D करेक्टर्स बनवाते हैं। जैसे फॉक्स हो गया, उसे 3D में बनवा लेते हैं। कैट हो गई, उसे 3D में बनवा लेते हैं, लेकिन ह्यूमन की तरह ही, ह्यूमन के नीचे जैसे बॉडी होती है उस तरह ही, और ऊपर कैट का फेस बना देते हैं। मतलब कि वो इस तरह टी पोज में लगे हुए होते हैं, जैसे लोग अक्सर मास्क भी पहनते हैं ना, उनका फेस मास्क और कॉस्ट्यूम्स वगैरह उस तरह के बनवाते हैं वो। ठीक है। अच्छा, आजकल ये 3D आर्ट बहुत ज़्यादा, मतलब जो वेडिंग कार्ड्स भी और इन चीज़ों में भी कर रहे हैं, वो भी आप कर लेते हो, उसमें भी बनाते हो कि नहीं? वो भी कर लेती हूँ मैं। तो उसके आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं उसके? जी, आते हैं। ज़्यादातर मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के आते हैं, प्रोडक्ट मॉकअप के आते हैं। मतलब अगर किसी ने कैमरा बाय करने हैं, नहीं सेल करना है, तो वो मुझसे बनवाता है कैमरा, उसकी क्वालिटी दिखाने के लिए। मतलब कि वो किस तरह का बना हुआ है, उसका बटन किस तरह का डिज़ाइन है, वो अगर खुलेगा तो उसके पार्ट्स किस तरह के अंदर से किस तरह से जुड़े हुए हैं उस कैमरा के अंदर, उस तरह के बनवाते हैं वो। तो एक जो है प्रोटोटाइप, उसको बनाते हुए कितनी देर लगती है आपको? मुझे हाफ डे लग जाता है। हाफ डे लग जाता है? उसकी रेंटिंग में काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए। और पहले कितनी देर लगती थी? अब तो आप प्रो हो गई हैं ना, अब तो आप फटाफट बना लेती होंगी। जब स्टार्ट किया था तब कितनी देर लगती थी? तब डे लग जाता था पूरा। अब हाफ एन अ डे आप सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर लेती हो। तो आपस में भी एक दूसरे की हेल्प करते हो या नहीं, अपनी अपनी डोमेन में रहते हो? मैं उसे दिखाती हूँ बना के, जो भी बनाती हूँ, फिर अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो वो मुझे गाइड कर देती है, बता देती है। आप बताती हो? फिर मैं उस हिसाब से उसे सही कर लेती हूँ। फिर क्लाइंट को भी पसंद आ जाती है। ठीक है। तो आपकी मान लेती है? ये तो नहीं कहती कि नहीं मैंने बनाया ये सही है, ऐसे तो नहीं? और आप भी हेल्प लेती हो कि मैं यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज? नहीं, मेरी फील्ड ना इससे थोड़ी हटके है, लाइक इसको मैथ्स वैसे भी नहीं पसंद, इसको समझ नहीं आती। सही। तो नेक्स्ट का क्या इरादा है आपका नूर फातिमा, क्या चीज़ें करने का? आगे इंशाल्लाह मैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंजीनियर बनना चाहती हूँ, AI इंजीनियर। अच्छा। वो इंशाल्लाह कुछ ही मंथ्स में इंशाल्लाह मैं सीख लूँगी, और उसके बाद मेरी लर्निंग फेज़ ख़त्म हो जाएगी और मैं मतलब कि पूरे एक कंप्लीट AI इंजीनियर बन सकूँगी।
अच्छा, मुझे आप जमामा ये बताओ, कौन सा अभी तक ऐसा एक आर्ट आया है जिसमें थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी आई हो और जिसमें आपको कि पता नहीं ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा कुछ आया था? मुझे स्कल्पटिंग में पहले पहले थोड़ा सा इश्यू होता था कि अच्छा। मैं उसे 3D में कैसे बनाऊं, मतलब कि आपका फेस है ना, उसे 3D में किस तरह बनाऊं। बन जाएगा मेरा? बन जाएगा, मैंने एक लेडी का बनाया हुआ है वैसे अच्छा, भी, ठीक है। 3D में बनाया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आती थी उसको किस तरफ से स्कल्प्ट करूं, मतलब हाँ। आईज किस तरह से बनाऊं, उसके अंदर आई बॉल किस तरह से फिट होगी, टीथ किस तरह बनाऊं, मुंह किस तरह बनाऊं कि वो खुल सके। हाँ। मतलब कि हम लोग अक्सर मुंह बंद भी कर देते हैं ना, मतलब कि वो एक ही मैश होती है अंदर से, वो वहाँ से कट नहीं होता फेस। ओके। तो मुझे समझ नहीं आती थी किस तरह बनाऊं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे आ गई समझ, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख देख के। अच्छा, ठीक है। तो वो फिर बन गया था वैसे आपका? बन गया था। और उस पर कितनी देर लगी थी? उसमें मुझे 2 डेज लग गए थे। 2 डेज लग गए थे। क्या बात है। और उसमें ली फिर नूर फातिमा की हेल्प ली कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या ली करूं? थी। ली हेल्प? मैं तो पूरी रात जाग जाग के करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। अच्छा। तो नूर तब सो जाती है। तो मैं अक्सर 4 बजे तक सोती हूँ। ठीक है। तो नूर तब तक सो जाती है, 9 बजे तक जाग रही होती है, तब तक मैं उसकी हेल्प ले लेती हूँ सारी। जितनी भी वो कहती है मैं कॉपी पे लिख लेती हूँ। ठीक फिर है। जब वो सो जाती है फिर मैं उसे देख देख के करती रहती हूँ। सही। इसका मतलब है कि जनाब हम भी ना अपना जो एक 3D आर्ट है ना वो जमाइमा से बनवा सकते हैं ना जमाइमा? जी। कोई भी आपको कह सकता है कि मतलब मेरी शक्ल ही बनेगी या पूरी बॉडी बनेगी, क्या बनेगा? आपका फेस भी बन जाएगा, बॉडी भी बन जाएगी। अच्छा, वाह जी वाह। वो फिर मैं पूरा वो जैसे टॉयज होते हैं वैसे नजर आऊंगी फिर मैं। उसे प्रिंट करूंगी 3D में तो फिर आप नजर आ जाएंगी। सही। अच्छा, तो तंग कौन करता है घर में ज्यादा जो है पेरेंट्स को? जमाइमा। जमाइमा करती है, मुझे पहले ही पता था। जमाइमा थोड़ी सी नॉटी लग रही है मुझे, है ना? जमाइमा किस चीज में तंग करती है ज्यादा? खाने में। खाने में? बहुत स्लो खाती है और मम्मा को तंग करती रहती है। और बचपन में भी ये ऐसे ही करती थी। अब बचपन में तो बहुत स्लो मुंह में रख के बैठी रहती थी, तो अब तो मतलब कि अब खाती है लेकिन बहुत स्लो खाती है। अच्छा। खाना भी टाइम पे नहीं खाती, मम्मा रख देती हैं तो फिर बाद में उससे पूछती रहती हैं तो कहती है मैंने खा लिया। और जब मम्मा मैं देखती है तब तो तक बड़ा खाना होता है। नहीं खाती जब तक मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेती। हाँ। मेरा पैशन बन चुका है वो। मतलब जब वाओ। तक मैं अपना एक चैलेंज करती हूँ अपने आप को, जब तक मेरा चैलेंज कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती। वाह जी वाह, दैट्स गुड। कि मतलब वो कहती है कि पहले काम कंप्लीट कर लूँ उसके बाद आराम से मैं बैठ के खाऊंगी। अच्छा, स्कूल में किस तरह होता है? मतलब टीचर्स आपको मोटिवेट करती हैं, आपको जो है वो प्रेज करती हैं कि अच्छा आपने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम बना लिया है और इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो टीचर्स करते हैं? हम लोग प्राइवेटली कर रहे हैं ना स्टडीज, इसलिए तो 2 to 3 आवर्स लगते हैं, वरना तो अगर हम स्कूल जाते तो इतना ज़्यादा हम पे बर्डन हो जाता दोनों चीज़ों का। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें टाइम ना मिलता इस तरह से। मतलब कि जो हमारा पैशन है ना, वो स्कूल वाले उस तरफ नहीं जाते हैं, वो स्टडी पे ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब आर्ट नहीं इतना वो वैल्यू करते उसे, प्रैक्टिकल स्किल्स को नहीं इतनी वैल्यू करते। ठीक है, तो इसलिए फिर आप लोग प्राइवेट कर रहे हो। तो और भी बहन भाई हैं जो इस साइड पर आना चाह रहे हैं, उनको कह रहे हो कि आपने भी इस साइड पे आना है? नहीं, हम दोनों बहनें हैं। अच्छा, दोनों बहनें ही हैं। वाह जी वाह, सही है। तो आपका नेक्स्ट क्या गोल है? नेक्स्ट कौन सा एक प्रोटोटाइप आपने बनाना है? एक माइंड में होता है ना चीज़ें कि अच्छा मैंने अब ना इस चीज़ का बनाना है, इसका स्केच करना है। मैंने आगे जाके लर्निंग तो मैं करती रहूंगी, लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते हम अच्छा। लोग। हम पूरी ज़िंदगी लर्निंग तो करते रहेंगे, लेकिन आगे जाके मैंने ये करना है कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनानी है। जैसे बच्चों की पोएम्स बनाऊंगी, शॉर्ट फिल्म बनाऊंगी, और मैं आगे किसी टीम को ज्वाइन करूंगी। जैसे अच्छा। कोको मेलन जैसे चैलेंज हाँ, होते हैं, हाँ, वो हाँ, बच्चों की पोएम्स बनाते हैं, उस तरह अच्छा, की वो मैं भी poems 3D में ही बनाऊंगी। बनती हैं? जी, वो भी ब्लेंडर में ही बनती हैं। अच्छा। तो मैं आगे उस तरह की पोएम्स बनाऊंगी बच्चों को और दिखाने के लिए, सिखाने के लिए भी। हाँ, वाह जी वाह। तो ये जो बच्चों को आप सिखा रहे हो जमाइमा, उनको कितनी देर सिखाती हो? 1 to 2 hours। 1 to 2 hours सिखाती हो। और उसमें क्या सिखाती हो? वो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे करते हैं? वो भी आप ही के एज के हैं या बड़े हैं? मेरी एज के। आपके एज के हैं। तो कैसा अच्छा लगता है टीचर बन के और उनको सिखा मुझे के? उन्हें सिखाते हुए खुशी होती है, मतलब कि वो मेरा एक गोल है कि मैं उन्हें सिखाती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी को सिखाती हूँ, किसी की हेल्प करती हूँ। और ज़्यादातर वो मुझसे स्कल्पटिंग के ही क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, तो आपने नूर फातिमा आपने नहीं सोचा कि मैं भी जो है अपना स्किल जो है बच्चों को सिखाऊं जैसे जमाइमा सिखा रही है? एक्चुअली मैं इंटर्नशिप भी कर रही हूँ और अभी मेरी मतलब कि स्टडीज साथ साथ करनी होती हैं, उसका तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन मैं अभी लर्निंग फेज में भी हूँ ना,
अभी मैं इंटर्नशिप भी कर रही हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना अभी इनको साथ कंटिन्यू करने के लिए। और वैसे भी एज अ टीचर अगर आपको ये बनना है ना, इस चीज़ में आगे आना है टीचर के तौर पे, तो आपको पहले उसके लिए डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में करना चाहते हैं, खुद से प्राइवेटली करना चाहते हैं तो फिर हो सकता है, लेकिन वैसे भी टाइम नहीं है और अभी डिग्री का होना भी ज़रूरी है। अच्छा, जो बच्चे देख रहे हैं आपको, या जो लोग इस साइंस में, डेटा साइंसेस में आना चाहते हैं, वो किस तरह सीख सकते हैं? आपने तो सेल्फ लर्निंग की है ना, मतलब वो किसी इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं या यूट्यूब से ही उनके लिए बड़ा ईजी होगा कि वो सीख ले? उनको YouTube से कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में भी वो वही मतलब कि रेफर करते हैं जो YouTube पे पहले से ही मौजूद होता है। तो आपको YouTube से ही कर लेना चाहिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो YouTube पे सारी बेसिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, या जो एडवांस चीज़ें भी होती है वो भी आपको पता चल जाती है? एडवांस भी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कुछ हमें खुद भी करना पड़ता है। जब आपको बेसिक आ जाती है ना तो एडवांस इतनी मुश्किल नहीं लगती है, और वैसे भी थोड़ी बहुत एडवांस भी होती हैं YouTube पे। और आप जमाइमा क्या कहोगे कि किस तरह जो बच्चे हैं YouTube से ही सीखना चाहिए उन्हें। YouTube से ही, गूगल पे जो भी उन्हें बनाना चाहते हैं वो, किसी का भी जो भी कोई काम करना चाहते हैं वो YouTube पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, वेबसाइट पे आराम से उन्हें सारे डिटेल्स मिल जाएंगी उस काम की, जो भी वो देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। तो 3D को सीखने के लिए या इसके लिए करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, कितनी क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए? आपको ब्लेंडर में स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि ब्लेंडर में मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आगे ग्रोथ करती रहती है, उसके न्यू वर्जन आते रहते हैं, जैसे कि 3.5, 3.9 आते रहते हैं आगे आगे, और उसमें और चीज़ें इंक्रीज होती रहती हैं, और फीचर्स आते रहते हैं उसमें। मतलब कि ज़्यादा इजी तो ब्लेंडर ही होगा। अच्छा, उनको मैं ब्लेंडर प्रेफर करूँगी। और कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए 3D आर्ट करने के लिए? मतलब कि हम सिस्टम कौन सा है मेरा? सिस्टम किस तरह का? हाँ, Core i7 10th जनरेशन, RTX 3060 ग्राफिक कार्ड, एंड उसकी रैम 64 GB है और हार्ड डिस्क 1 TB है मेरे वाले की। अच्छा, मतलब ये आपके पास होंगी चीज़ें तभी ये आप कर स्पेशलिटीज सकते हैं। आपके पास हो तो आप आराम से कर सकते हैं, कुछ भी 3D में बना सकते हैं। और आपका डेटा साइंसेस की भी इसी तरह चीज़ें चाहिए, सॉफ्टवेयर कुछ चाहिए होता है या क्या चाहिए होता है? डेटा साइंस में जो मैं कर रही हूँ वो अभी पाइथन है, वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं हम कहीं से भी, फ्री ओपन सोर्स होती है। उसके लिए आप एक सिंपल लैपटॉप ले सकते हैं, वहीं से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, ठीक है, वो एक आप लैपटॉप लेके उसमें जो है वो एक वेबसाइट पे आप ये चीज़ें कर सकते हो। जी। तो आगे जो नेक्स्ट है वो पाकिस्तान में रह के सर्व करने का इरादा है या बाहर अब्रॉड जाने का इरादा है? पता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए कुछ तो करना है। तो आपने जमाइमा, आपका है कि पाकिस्तान में रहूँगी या बाहर जाऊँगी, हायर स्टडीज़ के लिए चले जाना है या कुछ ऐसा सोचा हो कि नहीं? जी, हायर स्टडीज़ के लिए हमने सोचा हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हम दोनों ने गोल रखा हुआ है इंशाल्लाह वहाँ से करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की जो है डिग्रीज वो वैल्यूएबल है तो सही, लेकिन हमारी वाली फील्ड्स में ना यहाँ पे कोई इतनी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। वो अगर हम बाहर से करते हैं तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि वो एज अ प्रोफेशनल हमें सिखाते हैं, और वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिखा देते हैं वहाँ के प्रोफेसर्स वगैरह, इसलिए। और वहाँ पे ये सारी फील्ड्स भी हैं ना, वो सारी चीज़ें, और उसको एक प्रोफेशनली ट्रैक पर लेकर चलते हैं। यहाँ पे हमें छोटे छोटे कोर्सेज करने पड़ते हैं, डिग्रीज नहीं है इसमें। तो आपने आगे 3D VFX बाहर आपको पता है उस पर कितना ज़्यादा काम हो रहा है, तो उस साइड पर भी है इंटरेस्ट? उस साइड पर भी मैं आगे जाऊंगी इंशाल्लाह, ज़रूर जाऊंगी। पहले मैं 3D में मैंने अनरियल इंजन करना है अब, मतलब कि जो गेमिंग के लिए जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो जैसे आप प्ले स्टोर पे जाते हैं कोई सी भी गेम ले लेते हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो अनरियल इंजन में बने होते हैं। अच्छा, तो आगे मैंने उसकी फील्ड में भी जाना है। ये ब्लेंडर से भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं कैरेक्टर्स बना के अनरियल इंजन में। तो मैं अब अनरियल इंजन इंशाल्लाह ज़रूर स्टार्ट करूंगी, और उसमें आगे गेमिंग के कैरेक्टर्स ही मतलब ये एक नेक्स्ट लेवल की है जी। ये 3D से भी एक नेक्स्ट लेवल है जो आप सोच रहे हो, ये 3D में ही आता है? 3D में ही आता है, उसमें भी 3D ही होता है। अच्छा, लेकिन बस उसमें ये डिफरेंस होता है कि वो गेमिंग में जाते हैं आगे कैरेक्टर्स, और ये ब्लेंडर के 3D पोइम्स वगैरह बनती हैं, इनकी 3D एनिमेशंस बनती हैं, 3D कार्टून बनते हैं। जैसे टॉय स्टोरी थी वो भी ब्लेंडर में ही बनी थी। अच्छा, ओके। तो इसमें जो नेक्स्ट आप सोच रहे हो जो गेमिंग का, उसमें वो उसको सीखना शुरू कर दिया या अभी सीखना है आपने? अभी सीखना है। अभी सीखना है। तो उसकी नो हाउ तो होगी ना थोड़ी बहुत आपको कि कैसे होता है, उसमें भी यही सारे टूल्स यूज होते हैं कि डिफरेंट कुछ चीज़ें? ब्लेंडर की तरह इंटरफेस होता है, उसके अंदर भी हमें बनाना पड़ता है, मॉडलिंग करनी पड़ती है, जैसे मैं ब्लेंडर में करती हूँ वैसे ही करनी पड़ती है उसमें भी। और फिर हम बस उससे आगे फर्दर गेमिंग की फील्ड में भेज देते हैं अनरियल इंजन में।
यही होता है बस। तो ये टफ है या इजीली मैनेज हो जाता है? मेरे लिए तो इजी था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आर्ट में था, और भी जिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगा आर्ट में उनके लिए तो इजी होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें एक्सेल कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपको थोड़ा टाइम टेकिंग थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और आपका ये डेटा साइंसेज में भी क्या लगता है कौन से लोग आ सकते हैं जिनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, जिनका इंटरेस्ट किस चीज़ में हो और वो प्रोग्रामिंग में या डेटा साइंसेज में आ सकता है? डेटा साइंस के लिए ज़रूरी है क्योंकि डेटा साइंस इंटरसेक्ट करता है मैथ और कोडिंग में, तो मैथ्स का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स आपका पावरफुल होना चाहिए ताकि आप आगे जाके, क्योंकि जो हम मैथ्स सीखते हैं अपने स्कूल्स में वो हम रियल लाइफ में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, तो इसलिए रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड डेटा साइंस और हमारा मैथ्स होना ज़रूरी है। अच्छा, मैथ्स में तो आपकी, इसका मतलब है कि मैथ्स में बहुत अच्छी ग्रिप है। जी, कभी भी मेरा एक भी मार्क्स नहीं कटा था मैथ्स में। वाह जी वाह, मतलब फुल मार्क्स आए हैं आपके मैथ्स में। और आपके जनाब मेरे भी अच्छे आते हैं, मेरे भी अच्छे आते हैं। हाँ, मतलब होता है ना, आप देखिए वो कितनी अच्छी, मतलब कि कभी भी 80 की लाइन में चले जाते हैं, 88 चले जाते हैं, 88 से पीछे नहीं जाते कभी भी। अच्छी बात है। तो आपने कभी सिखाने की कोशिश नहीं की कि आओ मैं तुम्हें मैथ्स सिखाती हूँ, मेरा तो मैथ्स बड़ा अच्छा है? बड़ी बहनें होती है ना, थोड़ी इस तरह की होती है, मैं सिखाऊंगी तो उसको समझ नहीं आती। नहीं, मतलब कि एक इंसान होता है ना जिसका इंटरेस्ट होता है, एक होता है जिसका है ही नहीं, तो उसको क्या ही कहें फिर। अब वो जितना उससे हो जाता है वो सही है, उसको क्यों हम जबरदस्ती करें कि मैथ सीखो। लेकिन मुझे मुश्किल नहीं होती, मतलब कि इस तरह नहीं है कि मुझे बहुत ही बुरा लगता है मैं करती नहीं हूँ। रियल लाइफ में थोड़ा तो काम आता है तो मुझे करना तो पड़ेगा, तो मैं करती हूँ। नहीं तो कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा आपका इंटरेस्ट है? मेरा इंग्लिश में ज़्यादा है। इंग्लिश में ज़्यादा है, और आपका मैथ्स में ही मुझे लगता है, मैथ्स और कोडिंग में है ना, साइंस में और मैथ्स में, क्योंकि डेटा साइंसेज है, मैथ्स और साइंस मिलके जो है ना वो डेटा साइंसेज का काम कर रही है, तो इसलिए जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी तरह आपको आगे जाके करनी पड़ती हैं। तो क्या लगता है आपको नूर के जो पाकिस्तान में है इधर, यहाँ पर इसका कितना स्कोप है आपको नज़र आता है, मतलब चीज़ें हैं, और कौन कौन सी फील्ड में हम इस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसको लेकर आ सकते हैं? अच्छा, तो अगर आपको कोई मतलब कि आगे स्कोप नहीं भी, मतलब कि आपको कोई जॉब नहीं भी मिल रही, तो यू कैन कंटिन्यू एज अ फ्रीलांसर। आप एज अ फ्रीलांसर कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो कहीं पर टीच कर सकते हैं। अच्छा। और जॉब सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब कर सकते हैं, ये सब हो सकता है अगर आपको डेटा साइंस आती है तो। डेटा साइंस आती है, सही। लेकिन इसका फ़ायदा हमें क्या, मतलब हम अगर किसी फील्ड में इसको लेकर आते हैं तो इसका फ़ायदा हमें क्या होगा फिर? जैसे कि ये हमें हमारी डेली लाइफ की चीज़ों को थोड़ा इजी बना देता है। जैसे मैंने आपको वेबसाइट की एग्जांपल दी थी, वैसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ ट्रैफिक सिग्नल्स पे। अच्छा। जैसे हमें सेंसर्स लगे होते हैं जो ट्रैफिक की डेंसिटी और फ्लो को चेक करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो अब मैं उसके डेटा को एनालाइज करके उसके ट्रेंड्स और पैटर्न्स बता के तो मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट को सही कर सकती हूँ। लाइक जो रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कभी ट्रैफिक गार्ड की वजह से, तो वो सही हो जाएंगे। वो इन अ मशीन वी कैन स्टोर इट, जो कि बता देगी उनको सही तरह सिग्नल्स के बारे में, क्योंकि सिग्नल्स में भी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह हम ट्रैफिक मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा काम आती हैं ये चीज़ें। अच्छा, लाइक अगर मुझे कोई ला के अपने ब्लड सैंपल दे दे, आई कैन टेल देम कि इस ब्लड के साथ ही कैसे, मतलब कि मेडिसिन कैसे रिएक्ट करेगी, हाउ कैन दिस मेडिसिन बी हेल्पफुल। डेटा साइंसेस यूज होता है? अच्छा, हर फील्ड में आगे तो मतलब कि सारा फ्यूचर ही डेटा साइंस एंड एआई का है। इसके बाद आपके हमारे फ़ोन में अगर मैं इसी डेटा को लेके एआई में चली जाऊँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आपके फ़ोन में जो गूगल असिस्टेंट और सिरी होते हैं वो भी आपके अंदर डेटा रख के उसको फिर प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करते हैं। ये भी डेटा साइंस और एआई से ही होता है। अच्छा, मतलब डेटा साइंसेस के बाद एआई आ जाता है? जी, मशीन लर्निंग एंड देन एआई। मशीन लर्निंग इज़ लाइक वो इतना बड़ा पार्ट नहीं होता, वो बस इजीली हो जाता है जल्दी। मतलब एआई थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि आगे उसमें हमें डिटेक्शंस वगैरह करनी होती है। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था फेस डिटेक्शन वाला, वो किसी भी पिक्चर में फेस डिटेक्ट कर देता है, उसके अराउंड रेक्टेंगल फ्रेम बना देता है जिससे हमें पता चल जाता है ये फेस है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। वो किसी भी पिक्चर में या किस में, तो वो भी प्रोग्राम आप कर रही हैं, उसका कुछ हुआ आगे, या वो सिर्फ आपने एक प्रोटोटाइप बनाया था?
नहीं, मैंने प्रोग्राम बना लिए, मैंने बना भी लिए। वो फेसेस को डिटेक्ट कर लेता है, या तो फिर आपके लैपटॉप के वेबकैम से कनेक्ट करके आपके फेस को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा? जैसे हम फ़ोन लॉक अनलॉक करते हैं उस तरह है वो जी प्रोग्राम? उस तरह भी हो सकता है। उसको आगे ले जाके जब मैं AI लैंड करूँगी तो आगे मैं ये भी कर लूँगी, लेकिन ये हो सकता है कि अगर इफ़ वी आर टेकिंग अ पिक्चर ऑफ अ स्टेडियम, हमें वहाँ पे किसी पे किसी पे रिसर्च आपको करनी है कि लोगों का क्या रिएक्शन था व्हेन दे हिट अ गोल, देयर टीम हिट अ गोल और वगैरह वगैरह। तो उसमें जो मतलब कि लोगों के फेसेस डिटेक्ट करने हो कि किस फेस का क्या डिटेक्शन था, किस तरह का जॉय और हैप्पीनेस थी उनके फेस में, वो चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो से कि वो उस टाइम शॉक थे या कितनी खुशी थी, कितनी हैप्पीनेस थी, तो वो डिटेक्ट कर लेगा आपका जो वो प्रोग्राम आप बना रही हैं। तो वो कंप्लीट हो गया है जी, ये वाला तो मतलब कि हैप्पीनेस वगैरह तो आगे जाके AI में आएगा। अभी तो मैं डेटा साइंस कर रही हूँ, उसको वैसे ही एज अ मैंने पैशन रखा हुआ है। तो मेरा ये इंटरेस्ट है कि अगर मुझे कभी डेटा साइंस में जल्दी काम हो जाता है, मेरा ज़्यादा इजी लगता है मुझे, तो फिर मैं साथ साथ AI को भी करती रहती हूँ। AI को भी करती रहती हूँ, और उसमें आजकल भी AI बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। आपको पता है, हर कोई AI से कॉन्वर्जेशन करता है, चैट करने की कोशिश करता है। तो ये AI से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? आपने क्या सीखा है AI से? AI से तो अभी तक मैंने इतना कुछ स्पेसिफिक लर्न नहीं किया, क्योंकि भाई मैंने बताया मैंने स्टार्ट नहीं की। तो AI से तो बहुत कुछ हो सकता है, लाइक वी कैन गो इनटू रोबोटिक्स, या फिर हम AI से आर्टिफिशियल रोबोट्स बना के उनसे अपने डेली रूटीन काम करवा सकते हैं, या फिर हम सजेशंस ले सकते हैं उनसे। हम AI को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं आगे जाके, जिससे हमारी डेली लाइफ बर्डन कम होएगा। सही है, मतलब इससे भी हमें फ़ायदा ही पहुंचेगा अगर हम इन चीज़ों को सीख लेते हैं, या तो डेटा साइंसेस को, या फिर हम AI को अगर सीख लेते हैं। और आगे मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी की दुनिया ही है, आगे दौर भी टेक्नोलॉजी का है, और उसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या कहोगे, जो आपकी एज के जो बच्चे हैं, उन्हें कितनी चीज़ें ये सीखनी चाहिए, और आगे जाके उनको अगर ये नहीं सीखेंगे तो क्या नुकसान होने वाला है उन्हें? क्योंकि AI एज यू नो कि हमारी चीज़ों को रिप्लेस कर देगी। आगे जिसको AI यूज़ करना आता है ना, वो आपकी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। अच्छा। और इस तरह अगर आपको ये स्किल नहीं आता तो आप तो पीछे रह जाएंगे टेक्नोलॉजी में भी, और आपको कोई भी स्किल नहीं आता होगा। स्किल्स जो है वो कभी भी पुराने नहीं होते। हमें चाहिए कि हम अपने साथ साथ स्किल्स सीखें, या 3D आर्ट आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप उस तरह से सीख सकते हैं स्किल्स को, साथ साथ पैरेलल लेके चल लें। जितना भी टाइम लगेगा, लेकिन आपका एंड में फ़ायदा ही होगा इसके साथ साथ। सही है, मतलब आप स्टडी भी कर सकते हो, और साथ साथ इस तरह के कोई भी सॉफ्ट स्किल्स ही कहेंगे ना इसको, कि आप वो भी साथ ही साथ सीख सकते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद, थोड़ी अरसे बाद आप भी नूर फातिमा की तरह एक्सपर्ट बन जाते हैं, जमाइमा की तरह एक्सपर्ट बन जाते हैं। जिस तरह वो यहाँ बैठी हैं, फिर आप भी यहाँ पर आके अपना बता सकते हैं कि जनाब हमने तब शुरू किया था और अब हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हम लोगों को भी सिखा सकते हैं, जिस तरह जमाइमा दूसरे बच्चों को भी सिखा रही है। तो जमाइमा, सबसे आप भी क्या कहोगे कि 3D आर्ट जो है बच्चों को सीखना चाहिए, कितना अच्छा है, उनको क्या क्या फायदा होने वाला है? टेक्नोलॉजी इतनी इन हो गई है, आपको तो पता ही होगा। तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी में हमारे मुल्क को भी आगे लेकर जाए, हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो। जैसे बाकी की कंट्रीज हैं, इंडिया में तो अब ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इन हो गया है, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह। तो हमें भी पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो। मतलब हमारे यहाँ पे तो अभी कह लें कि स्टार्ट भी नहीं किया हमने, 5% भी स्टार्ट नहीं किया टेक्नोलॉजी का यूज़ करना या उसको सीखना। बाहर तो अब्रॉड में या इंडिया में तो उन्होंने मेरे ख्याल से 50% हर चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर दी हुई है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब थोड़ी सी निकल के इससे गपशप लगा लेते हैं कि क्या खाना पसंद है, क्या कौन सी हॉबीज़ हैं, इसके अलावा क्या क्या हॉबीज़ पसंद है? इसके अलावा मैं स्केचिंग्स कर लेती हूँ और ड्राइंग्स कर लेती हूँ। ड्राइंग्स कर लेती हैं और स्केचिंग फारिग टाइम में भी मैं पहले यही करती थी, प्रैक्टिस उसी में ही करती थी। पर जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम बहुत ज़्यादा कम होता गया, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, मैनेज ही नहीं कर पाती थी मैं कि मैं कब करूँगी ये सब। हाँ, तो अब मैनेज हो जाता है सारा कुछ? जी, अब हो जाता है, अब इजीली। और आप भी नूर फातिमा इजीली मैनेज कर लेती हैं चीज़ों को? तो अब इसके अलावा क्या हॉबीज है आपकी? बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा, बैडमिंटन दोनों आपस में खेलती हैं? सही है। और आप भी मतलब इसके अलावा कोई है चीज़ें? ईद आने वाली है जनाब, ईद की तैयारी कर ली है आप लोगों ने? हाँ जी। ईद की तैयारी के लिए कपड़े वगैरह बना लिए? सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं? कोई कुर्बानी का जानवर लिया?
अभी लेने हैं हम लोग, हम मतलब एंड पे लेते हैं क्योंकि ना वो थोड़ा तंग भी करते हैं ना। टाइम नहीं करते। अच्छा, तंग करने की बात नहीं है, ऐसा डर लगता है हमारे घर में सबको। पापा मतलब कि जॉब पे होते तो ऐसे तो फिर हम लोग ही रह जाते हैं घर में, तो हम तो घर से टेक केयर कौन करेगा फिर। हाँ इस तरह से हम लोगों को डर काफी लगता है ना, मेरी मामा को, मुझे और जुमाइमा और जिनको डर लगता है वो और डर आते हैं, तो मुझे वो डर लगता है वैसे। लेकिन चांद रात को हम लोग काफी अटैच हो जाते हैं, हम लोग काफी ज्यादा मतलब के। तो फिर जब वो कुर्बान हो रहा होता है तो फिर रोना आता है ना। हाँ, एक अटैचमेंट हो जाती है ना एक आपकी, जो आपके घर जानवर आता है या जो कुर्बानी का जानवर होता है। तो लेकिन हमें खुशी भी होती है कि हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला की राह में जो है कुर्बानी कर रहे हैं। तो ईद पे भी काम यही सारी चीजें आप भी डेटा साइंसेस में उसमें कर रहे होते हो, या ईद पे छुट्टी होती है कि नहीं ईद पे हमने काम नहीं करना? नहीं, ईद पे ऐसा स्पेसिफिक ये नहीं कि पूरा दिन ही काम नहीं करना, लेकिन अगर क्या करते हैं घर में ही बैठे रहते हैं। इस ईद पे तो ऐसा ही होता है ना कि घर में ही रहना है, तो फिर साथ साथ लेके चल लेते हैं। अगर मतलब कि हमारा पैशन है ये, तो हम कभी भी कर सकते हैं, चाहे ईद हो या कोई भी हो। तो लाइक अगर हम कहीं बाहर चले गए तो फिर मैं तो नहीं करूँगी। क्योंकि अगर हम घर में हैं तो फिर हम लोग कर लेते हैं। पिछली ईद पे तो नहीं कर पाए थे क्योंकि तीनों ईद हमारी बाहर गुजरी थी, लेकिन 4th डे से हमने स्टार्ट कर दिया था। और आप भी कहते हो कि भाई ठीक है ईद है, थोड़ी देर सेलिब्रेट किया उसके बाद काम करना है? जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तब तो मैं आराम से खाना खा रही होती हूँ, बड़े आराम से खाती हूँ। तब मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मैंने करना है कि नहीं करना। फिर जब मैं खा लेती हूँ तब मेरा दिल चाहता है तो मैं कर लेती हूँ, फिर कर लेती है आराम से इजीली। और अगर बड़ी डेडलाइन आई हुई है तो फिर क्या करना है आप? फिर तो मैं अर्जेंट कर लेती हूँ, खाना छोड़ के कर लेती हूँ उससे सबसे पहले। खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में सब कुछ। केक पसंद है। केक पसंद है, मतलब स्वीट डिशेस ज्यादा पसंद है। और आपको नूर फातिमा? मुझे स्पाइसी। मतलब स्पाइसी में क्या? बिरयानी हो गई, कुछ और हो गया, क्या पसंद है ज्यादा? पास्ता या क्या? और नूडल्स। बिरयानी और नूडल्स पसंद है। और आपको सिर्फ केक्स पसंद है? केक और पेस्ट्रीज बस इसके अलावा कुछ भी नहीं खाती? डोनट्स वगैरह ऐसे सारी स्वीट्स, लाइक स्वीट्स ही पसंद है। अच्छा, तो बनाती भी हैं, बेकिंग का भी शौक है कि नहीं है? मैं केक बना लेती हूँ मम्मा के साथ जब वो बनाती हैं, और ईद पे शीर खुरमा भी हेल्प करा देती हूँ उनके साथ। अच्छा। और थोड़ा बहुत मुझे भी समझ आ जाता है कि इसको इस तरह से करना है, और कब कब चीनी डालनी है, कब कब चम्मच हिलाना है, मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स किस तरह डालने हैं। और आप भी हेल्प कर लेते हो मामा की? जी, बेकिंग वगैरह में मेरी मम्मा बहुत अच्छी बेकिंग करती हैं। डोनट्स वगैरह ये सब उन्हें बनाना आता है, तो हम लोग उनकी हेल्प करवाते हैं और साथ साथ हमें भी पता चलता रहता है। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, आपकी जर्नी के बारे में जान के, आपकी लाइफ के बारे में जान के। हमारे साथ जुमाइमा खान और नूर फातिमा मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। जनाब, आज क्योंकि वीकेंड का शो है और वीकेंड के शो पे हमारी कोशिश यही होती है कि लाइटर नोट पर बात की जाए और आप लोगों के तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकाला जाए। तो आज भी ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सानिया हमारे साथ, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ईद भी आने वाली है, तो गर्मी में भी और ईद से पहले हम किस तरह अपने चेहरे का ख्याल रख सकते हैं, स्किन केयर रूटीन किस तरह की होनी चाहिए। और दूसरा, एंटी एजिंग की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो उसको किस तरह प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। और साथ ही साथ एक और टैलेंटेड बच्चे से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जो कि आप कह सकते हैं कि सिंगर बन रहे हैं और अपना नाम भी रोशन करेंगे और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेंगे। तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमाद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज में। हमाद, आपको भी वेलकम कहती हूँ। और डॉक्टर सानिया हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, उनको भी वेलकम कहते हैं। डॉक्टर सानिया, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली फाइन। हमाद, आप भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ठीक है जी। डॉक्टर सानिया, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी। गर्मियाँ, इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है लाहौर में और स्किन आपको पता है कि वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है इतनी गर्मी में, तो किस तरह ख्याल रख सकते हैं? एंटी एजिंग का बहुत प्रॉब्लम है हमें यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, गर्मियों में एक बहुत कॉमन इशू जो देखने में आता है, लोगों की स्किन के ऊपर डलनेस या एक्ने का बहुत ज़्यादा इरप्शंस होना, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, ऑयली स्किन का होना, तो ये बहुत सारे इश्यूज कॉमनली देखने में आते हैं और पिगमेंटेशन के इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसका सिंपल सा बेहतरीन सा हल है कि आप अपनी स्किन को एक तो प्रॉपर क्लेंस रखें, उसको सन प्रोटेक्टेड रखें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन सन ब्लॉक का इस्तेमाल स्किन के अकॉर्डिंगली करें, क्योंकि कुछ स्किन्स ड्राई होती हैं, कुछ ऑयली होती हैं, कुछ कॉम्बिनेशन होती हैं। तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली एक सन ब्लॉक रिकमेंड कराएं। एक अच्छा कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर या हाइलुरोनिक एसिड सीरम, इस तरह की चीज़ें जो आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं,
उसका इस्तेमाल रखें। अगर हम थोड़ा सा प्रोसीजर्स की बात करें तो उसके अंदर कई मेडिकेटेड फेशियल्स होते हैं, लेज़र प्रोसीजर्स होते हैं जो आपकी स्किन को गर्मी के असरात से बचाते हैं। अच्छा, सनबर्न जैसे लोगों में बहुत कॉमनली देखने में आता है, तो उनको भी अगेन हम यही केयर का कहते हैं कि आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। हीट में जाने से पहले, जैसे ख़वातीन चूल्हे के सामने जाती हैं, काम करती हैं, लोग बाहर जाते हैं, तो वो हीट का एक्सपोजर, सनलाइट के एक्सपोजर से स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। सो क्लेंजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड देन हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चराइजर्स और प्रोटेक्शन, जिसके लिए हम सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मॉइस्चराइजर से लोग थोड़ा सा भागते हैं गर्मियों में कि वो लगाने के बाद हमें पसीना आना शुरू हो जाता है और हमारी इतनी ड्राई भी नहीं होती है गर्मियों में, तो हम क्यों मॉइस्चराइजर लगाएं? तो गर्मियों में भी कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए हमें? आप जब नोट करेंगे कि सुबह उठ के जब हम फेस वॉश करते हैं सादे पानी से, क्योंकि पानी का पीएच हमारे स्किन के पीएच से मैच नहीं करता, तो स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। सो आपने हमेशा, मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि 1-2 ड्रॉप सिर्फ मॉइस्चराइजर के जो वाटर बेस्ड हो, ऑयल बेस्ड नहीं, वो आपकी स्किन में अच्छी तरह जज्ब हो जाता है, तो आपको ऑयल का या पसीने का इशू नहीं बनता है। सो 1-2 ड्रॉप्स लाजमी अपनी स्किन पे लगाएं। जो आपने एंटी एजिंग की बात की, जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है और वेल हाइड्रेटेड नहीं होती, उनकी स्किन में एजिंग साइंस बहुत जल्दी देखने में आते हैं, फाइन लाइन, रिंकल्स उनमें बहुत जल्दी देखने में आते हैं। सो अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे, मॉइस्चराइज रखेंगे, तो एजिंग साइंस भी कम आते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी स्किन बहुत ऑयली है, तो हमें इसको ख़त्म करने का तरीका बताएं। तो मैंने कहती हूँ कि आपको इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आप में एजिंग साइंस डिलेड होते हैं। जिनकी स्किन ड्राई होती है उनमें एजिंग साइंस थोड़ा जल्दी आ जाते हैं एज कम्पेयर टू, मतलब जिनकी ऑयली है उनको ये एक बेनिफिट है कि उनके एजिंग साइंस जो है वो आराम से लेट आएंगे। अच्छा, हमाद, आपसे जानना चाहूँगी, आपने मतलब किस तरह इंटरेस्ट हुआ कि सिंगिंग में जाना है और कब से सिंगिंग कर रहे हो? मैं सिंगिंग बेसिकली कह रहा हूँ अबाउट 5 to 6 ईयर्स से। ओके। और मेरा ये इंस्पायरेशन थी कि मुझे मेरी मामा बहुत ज़्यादा सुनती थी, तो उनसे मुझे एक बहुत ज़्यादा मोटिव मिलती थी। तो यानी जब मैंने आना ना यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आना, तो वो मेरे से सुनती थी। अच्छा। तो इसलिए मुझे ना मोटिवेशन इंक्रीज़ होती गई। फिर मैं गाता गया, अक्सर जगहों पे मैंने जाके गाया, उनको बहुत अच्छा मुझे प्यार मिला सबसे। तो इस तरह ना लोगों ने प्यार दिया, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट इस चीज़ में आया। तो इंटरेस्ट आपका कैसे डेवलप हुआ? किसी को सुनते थे? बिल्कुल जी, आतिफ, आप अरिजीत हो गए, आतिफ को ज़्यादा सुनते हैं, और मुकेश सर को ज़्यादा सुनता हूँ, और राहत साहब को ज़्यादा सुनता हूँ। और लेकिन अब जो मेरी इंस्पिरेशन शुरू से थी वो आतिफ थे। अच्छा। आतिफ असलम थे। उनके गाने सुन के जो है जी, वो उनके गाने सुन के बिल्कुल लिखने का उन्होंने, जैसे उनकी एक जर्नी थी कि कहते, उन्होंने बताया था कि आदत कैसे लिखा, कि वो सर लेके गए थे, कराची लेके थे, मुकेश साहब आए थे, उन्होंने देखा, एक वो बड़ी मोटिवेशन अच्छी लगी। और इस तरह बाकी जितने भी सिंगर्स हैं उनके, चले अगर आतिफ के आप इतने बड़े फैन हैं तो फिर कोई आतिफ का ये सॉन्ग हो रहा है जी इंशाल्लाह बिल्कुल। हाँ, बहुत ही खूब। बहुत कैसा लगा डॉक्टर सानिया आपको? है ना, Amazing, टैलेंटेड very बच्चे talented, हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लड़कों के हवाले से भी उनकी भी स्किन केयर का ख्याल इन्हें रखना चाहिए। मतलब ज्यादातर तो लड़कियां अपनी स्किन केयर का ख्याल रखती हैं, लड़के नहीं इतने रखते हैं, तो क्या उन्हें भी कंपैरिजनली मतलब उतना ही रखना चाहिए? अच्छा, मैं नोट करती हूँ कि अब जो जनरेशन आ रही है, अब लोगों में अवेयरनेस बहुत आ गई है, और लड़के भी उसी क्वांटिटी में आते हैं जिस क्वांटिटी में लड़कियां ख्याल रखती हैं। और स्पेशली जो टीन एज में बॉयज़ जब आते हैं, तो इनके फेस के ऊपर एक्नी और ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, एक्नी स्कार्स के बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं। सो उसके अंदर जो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगेन वही चीज़ है कि कोई भी अच्छा सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर इस्तेमाल करें, जो जेंटल सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर हो, वेल हाइड्रेट रखें स्किन को। और अगर एक्नी बन रही है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को मस्ट कंसल्ट करें अपने नियरेस्ट, क्योंकि बाज़ दफ़ा कई पेरेंट्स कहते हैं या कई लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ये टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाएगी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। उससे वो एक्नी मज़ीद बढ़ती चली जाती है, क्योंकि टीन एज में हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, तो एक्नी बढ़ती है, और उसके बाद अगर उसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो वहाँ पे स्कार्स रह जाते हैं। सो स्कार्स के लिए फिर अलग लेज़र्स और मुख्तलिफ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, अदरवाइज स्कार्स नहीं जाते, और एक आपको वो साइकोलॉजिकल एक बहुत उसका एक बैड इम्पैक्ट आता है। सो अर्लियर द बेटर। जैसे ही लगे कि एक्नी स्टार्ट हो रही है, अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को लाजमी अच्छा, चेक ये लड़कियों में भी बहुत है कि वो अगर एक पिंपल निकल आया उसके बाद स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, या तो जो जिनको छाइयाँ कहा जाता है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वो क्या वजह है और उसके क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा, मिलाज़मा, अब अगेन वही पिगमेंटेशन के इश्यूज आ जाते हैं, और गर्मियों में ये बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि हीट के सामने ख़वातीन का एक्सपोजर चूल्हे के सामने बहुत ज़्यादा होता है, धूप में जाना बहुत से लोगों का होता है, तो उसमें सन ब्लॉक का इस्तेमाल तो हम मस्ट कहते हैं। लेकिन ये बनने की वजह क्या है? कई लोगों में खून की कमी होती है, जिसकी वजह से मिलाज़मा फ्लेयर करता है। कई लोग रंग गोरा करने की क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे स्किन में बारीकी आ जाती है, जिल्द पतली हो जाती है, खून की नालियाँ खुल जाती हैं। सो मुख्तलिफ वजूहत होते हैं। कुछ लोगों में स्ट्रेस की वजह से, अननेसेसरी मेडिकेशंस की वजह से ये मिलाज़मा आ जाता है।
तरीका इलाज इसमें ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर सन प्रोटेक्शन है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा डाइट को इसमें इम्प्रूव करते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो सब्ज़ रंग के पत्तों की सब्जियां होती हैं, खजूर का इस्तेमाल, कलेजी का इस्तेमाल, या मटन का कीमा जो होता है, ये तमाम चीज़ें जो आपका खून बेहतर करती हैं उसको फिर हम साथ नेचुरल तरीके से इंक्रीज़ कराते हैं ताकि उनकी छाइयों में इम्प्रूवमेंट मिल सके। कहा जाता है कि जी छाइयाँ एक बार पड़ जाएँ तो ठीक नहीं होती हैं, लेकिन ये ठीक हो जाती हैं अगर प्रॉपर आप केयर करें तो, अगर आप डॉक्टर का साथ ट्रीटमेंट लें तो। इसके अंदर कतन आप कई लोग क्योंकि मार्केट से इजीली अवेलेबल होती हैं जो रंग गोरा करने की क्रीमें होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली यही सबको समझाती हूँ कि रंग गोरा करने की क्रीमों का इस्तेमाल कतन ना करें क्योंकि ये आपकी स्किन को मजीद डैमेज में ले जाती है। जिसके अंदर मरकरी बहुत ज़्यादा होगी वो आपकी जो स्किन है उसको डैमेज करती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या प्रोसीजर होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है? अच्छा, नॉर्मली मैं देती हूँ टॉपिकल एंड ओरल मेडिकेशन तो हम देते ही हैं, लेकिन सबसे क्विक और सबसे अच्छे रिजल्ट्स एक प्रोसीजर कहलाता है मीज़ोथेरेपी। उसके अंदर स्किन की डिफरेंट लेयर्स को हम टारगेट करते हैं क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर छाइयाँ आती हैं, कुछ ऊपर की सतह पे होती हैं और कुछ अंदर की सतह पे होती हैं। सो जब हम उसको मीज़ोथेरेपी, माइक्रोनीडल और इस तरीके से ठीक करते हैं, लेजर्स भी हैं, केमिकल पील्स भी हैं, कई इसके अंदर चीज़ें की जाती हैं जो आपकी मिलाजमा को ठीक करते हैं, लेकिन सबसे क्विक और सबसे अच्छे रिजल्ट्स जो हमें देखने में आते हैं वो मीज़ोथेरेपी के साथ आते हैं और बहुत क्विक की इम्प्रूवमेंट में चली जाती हैं, मिलाजमा होती हैं। तो उसके लिए फिर आपको सेशंस भी लेने पड़ते होंगे या वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कितनी वर्स्ट है? डेफिनेटली ये डिपेंड करता है क्योंकि अगर ऊपर के लेवल पे सिर्फ सतही ऊपर जो होती है सुपरफिशियल मिलाजमा होता है तो उसके अंदर तो जल्दी रिकवरी आ जाती है, लेकिन अगर डीपर लेवल्स के अंदर डैमेज हो तो फिर हमें 1-2 सेशंस करने पड़ते हैं। नॉर्मली मैं अपने हर पेशेंट को बताती हूँ मैं 5 to 6 सेशंस रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं। मोस्टली लोग 1 या 2 सेशंस के अंदर ही ये ठीक हो जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, दूसरा डॉक्टर सानिया, हर कोई लेज़र की तरफ जा रहा है, मतलब हेयर रिमूवल लेज़र या बाकी चीज़ें, तो लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज्ड भी हैं कि शायद इससे हमें कोई नुकसान होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, तो क्या है लेज़र से कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है स्किन पे? प्रॉब्लम सिर्फ तब होती हैं जब आपका करने वाला डॉक्टर या तो ट्रेंड नहीं है या वो डॉक्टर नहीं है और या उसका इक्विपमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बैड क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है तो डेफिनेटली वो आपको आज नहीं तो कल साइड इफ़ेक्ट ज़रूर दे सकता है। सो इसलिए हमेशा जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो हमेशा चेक करें कि क्या वो क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट है और क्या वो जो अपने प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, जो वो लेजर्स यूज़ कर रहा है, वो चीज़ें FDA और CE अप्रूव्ड हैं, तो तभी उस चीज़ को आप फॉलो करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और सब स्टैंडर्ड चीज़ें आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ को ये डैमेज ज़रूर करती हैं। तो क्या मतलब क्या हो सकता है अगर वो कोई प्रोफेशनल बंदे के पास नहीं जा रहे हैं तो किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारे फेस के ऊपर? डेली बेसिस पे 2-3 पेशेंट, 7-8 पेशेंट ज़रूर आते हैं जो मिस हैंडल हुए होते हैं, जो लोगों के इधर उधर से ख़राब होके आते हैं। बाज़ दफ़ा लेज़र से बर्न हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा सिंपल कह लें आप हाइड्रा फेशियल से स्किन को शदीद डैमेज कर देते हैं कि स्किन बर्न हो जाती है, स्किन पे पैचेस बन जाते हैं। सो हमेशा मैं पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले ज़रूर चेक करें कि क्या वो डॉक्टर है या नहीं, और जब वो चेक करें कि डॉक्टर है तो चेक करें कि क्या वो सर्टिफाइड प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट अपने फील्ड में है या नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे क्वैकरी अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आ गई है, एस्थेटिक्स में तो ये बहुत ज़्यादा है। सो उसको थोड़ा सा अपनी पेशेंट्स को हमेशा ही कहती हूँ कि वर्किंग करके जाएं, स्ट्रेट अवे सोशल मीडिया को फॉलो ना करें, अपनी वर्किंग चेक करके जाएं, क्योंकि जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं उनका डाटा इंटरनेट के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होता है कि वो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज लेजर्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तमाम प्रोसीजर्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता अगर वो ठीक तरीके से की जाए, ठीक तरीके से किए जाए और एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से अगर कंसल्ट करके किया जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अच्छा, जो हमारी यंग जनरेशन है उनको आजकल बड़ा प्रॉब्लम होता है कि फाइन लाइंस ना आ जाए, रिंकल्स ना आ जाए, मतलब एंटायर एजिंग के हवाले से, तो वो किस तरह क्या क्या डिमांड्स आपके पास लेकर आते हैं और इनके लिए हमें क्या करना चाहिए फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी डाइट, डाइट को अच्छा रखें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल, ग्रीन टी, कॉफ़ी, सेपरेट टी, इसका इस्तेमाल करें क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें क्योंकि बॉडी जब हाइड्रेटेड होगी तो ऑटोमेटिकली वो आपकी स्किन के ऊपर नज़र आता है। सो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि बॉडी में जब टॉक्सिन्स लेवल बढ़ते हैं तो एजिंग साइंस भी बढ़ते हैं, बॉडी में डैमेज बढ़ता है। तो बॉडी में से जब टॉक्सिन्स कम होंगे, आसान ज़ुबान में समझाऊँ तो जहरीला मादा जब कम होगा तो बॉडी रिपेयर अच्छी देती है और आपकी स्किन के ऊपर, आपकी हर चीज़ के
ऊपर रिजल्ट अच्छे आते हैं और एक नेचुरल ग्लो आता है। अगर इसके अलावा कोई स्किन केयर यूज़ करना चाहते हैं तो वेल हाइड्रेटेड रखें अपनी स्किन को, अगेन मॉइस्चराइज़र के साथ या हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो हर बंदा यूज़ कर सकता है। अगर हम विटामिन सी या रेटिनॉल इन चीज़ों पे बात करें तो वो स्पेसिफिक स्किन के लिए होती हैं। अच्छा। जबकि हाइलुरोनिक एसिड इज़ गुड फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी का, हमारी स्किन का एक नेचुरल कॉम्पोनेंट है। सो जब हम हाइलुरोनिक एसिड को अप्लाई करते हैं तो उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये है कि आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर रिकमेंड करें, सन प्रोटेक्शन रखें और दैट्स इट। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अपनी डाइट अच्छी रखें, मेरे ख्याल से आपकी ऑटोमेटिकली आपकी स्किन अच्छी होना शुरू हो जाती है। अच्छा अमाद, आपका नेक्स्ट क्या है, मतलब क्या गोल्स हैं और क्या क्या करना चाह रहे हो आगे? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं यूटी से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरा मेजर है, कंप्यूटर साइंस का। तो आगे मेरा यही है कि एक तो म्यूज़िक इंशाल्लाह ग्लोबल लेवल पर जाना है इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का नाम एक फिर से, जैसे माशाल्लाह अपने आपके देखें इतने अच्छे सिंगर्स आतिफ हो गए, आपके राहत फतेह, उन्होंने एक वो जगह पे जाके परफॉर्म की है जहाँ पे अभी तक कोई नहीं गया, एक वेस्टर्न सिंगर ही जा सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसी मेरी भी एक विश है कि मैं भी इंशाल्लाह अच्छे लेवल पे जाऊँ और अपने इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। तो अभी इसको मतलब बाकायदा सीख रहे हो या खुद ही से ही सेल्फ लर्निंग कर रहे हो? सेल्फ लर्निंग वैसे कह रहा हूँ खुद। ठीक है। लेकिन मैं जाता हूँ हमरा में, वहाँ पे जाके लोगों को सुनता हूँ। अच्छा। उनकी सॉरी ज़्यादा ऑब्जर्विंग ऐसे आती है कि आप लोगों को सुने, उनका देखें वो कैसे गा रहे हैं, उनका तरीका, ये हर चीज़, लेकिन कॉपी नहीं की जाए, अपना एक देखें। मैं सबसे डिफरेंट अपनी चीज़ आना चाहता हूँ। अच्छा। तो एक ये है। तो क्या मतलब ज़्यादा कौन सा जॉनरा सुनते हो या कौन सा जॉनरा पसंद है? जॉनरा बेसिकली मैं सुनता हूँ ज़्यादा इंग्लिश म्यूज़िक के हवाले से, लेकिन गाता ये उर्दू हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश है ना वो मैं देख रहा हूँ कि वो एक डिफरेंट ही उनका म्यूजिक आ रहा है। जैसे अब्दुल हनान को आप देख लें, वो जो आए उन्होंने भी उनका अलहदा एक कैसा समा है, हम तुम यहाँ हैं, उनका भी एक अलहदा से म्यूजिक था उनका। ये नहीं कि उन्होंने वो डेली, उन्होंने बड़े प्यारा म्यूजिक बनाया एक तरह से। ऐसी एक चीज़ इंशाल्लाह मैं लाना चाह रहा हूँ जिसमें उर्दू भी स्टफ और वेस्टर्न भी हो, जो बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन एक लगता है। ठीक है, तो क्या सुनाएंगे नेक्स्ट आप हमें? आपको मैं सुनाऊंगा दिल हारे गौहर मुमताज का। चलेंगे, ठीक है। वाह जी वाह, क्या बात है, वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी कंपोजिशन है मेरे ख्याल से, है ना? बिल्कुल, मैं तो सोच रही हूँ इनसे क्लासेस लेना शुरू कर दूँ। क्या बात है, आपका भी है इंटरेस्ट है? मेरा बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वो इतना प्यारा गा रहे हैं, इतना प्यारा बजा रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ मैं आपसे क्लासेस लेना शुरू कर दूँ। क्या बात है जनाब, ये कॉम्बो था कि हमने डॉक्टर से भी बात करनी है, एक सिंगर से भी बात करनी है। अब तो हमारी डॉक्टर साहिबा भी जो सिंगिंग की शौकीन निकल आई है। अच्छा डॉक्टर, कि क्या हमें अब जैसे ईद आ रही है, ईद से पहले हम किस तरह के जो फेशियल्स हैं, इस तरह के ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं जो मतलब ये 2-3 दिन में हमारी जो स्किन है वो अच्छी हो जाए, हाइड्रेटेड हो जाए और ईद हमारी अच्छी गुजर जाए? अच्छा, क्विक जो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, क्योंकि नॉर्मली हम हमेशा पेशेंट्स को ये कहते हैं कि जो एस्थेटिक्स के प्रोसीजर्स हैं आपको क्विक रिजल्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि मेडिकेटेड चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमारी कुछ चीज़ें सिर्फ बिल्कुल बड़ी लिमिटेड सी होती हैं, जैसे लेज़र हेयर रिमूवल्स होते हैं या फोटो फेशियल है, हाइड्रा फेशियल बहुत कॉमनली लोग कराते हैं और लेज़र जेनेसिस फेशियल बहुत कॉमनली लोग कराते हैं, क्योंकि ये आपको इंस्टेंट इंप्रूवमेंट भी देता है और आपको लॉन्ग टर्म, लाइक आपको एक सेशन करा के आप यू आर गुड टू गो फॉर 4 to 6 months आपकी स्किन के ऊपर ये रिजल्ट्स देता रहता है। तो आपकी स्किन के ऊपर एक अच्छा ग्लो भी देता है, पोर साइज श्रिंकेज देता है, स्किन वेल हाइड्रेटेड होती है, एक्नी कंट्रोल होती है और एंटी एजिंग रिजल्ट्स बहुत अच्छे इनके आते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो ईद से पहले अगर कोई क्विक फिक्स चाह रहा है और क्विक चाह रहा है रिजल्ट्स मेडिकेटेड वे में, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो कितनी दफ़ा मतलब ये जो हाइड्रा फेशियल है ये भी कितनी दफ़ा इसको हमें एक महीने में कितना कराना चाहिए? अच्छा, नॉर्मली मेडिकल रिकमेंडेशन में ये once a month ही किया जाता है, लेकिन मेरे पेशेंट्स इतने अच्छे हैं कि उनको जब मैं स्किन केयर बताती हूँ तो जब अपनी स्किन केयर अच्छे से फॉलो करते हैं और जब वो 6 महीने बाद भी आते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्किन का ख्याल कितना रखना है। हमारे साथ डॉक्टर सानिया डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद थी। डॉक्टर सानिया, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई, और हमाद अनवर हमारे साथ मौजूद है। हमाद, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज वीकेंड है, वीकेंड को अच्छे तरीके से इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।